घाटा कम करना मुश्किल होगा। ऐसे में यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ एक नई योजनाओं में कटौती की जा सकती है। जिन नई योजनाओं के बारे में सरकार ने शायद पहले विचार किया होगा, उन पर आज कटौती लग सकती है। कोरोना महामारी का असर उन योजनाओं पर दिख सकता है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए ये बजट अनुमान 52,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने के आसार हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस माननीय सदन में चौथा बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2018-19 के पहले बजट से ही हमने प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा के साथ गति प्रदान की। हमने जन आकांक्षाओं को समझते हुए सरकार के सभी विभागों में नई तथा सार्थक योजनाओं के माध्यम से जो पहल की, उसके सकारात्मक परिणाम आज हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल में अपनी नीति और नियत के केंद्र में केवल जनहित ही रखा, केवल जनहित को ही रखा। अध्यक्ष महोदय, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश हित के स्वप्न को साकार करने की कार्य योजना को जब हमने वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए इस माननीय सदन के समक्ष रखा था, तब किसी को यह अनुमान नहीं था कि पूरी दुनिया एक सदी के सबसे बड़ी महामारी का सामना करने जा रही है। नोवल कोरोना वायरस ने सारे विश्व को जिस तेजी से अपनी चपेट में लिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण मानव इतिहास में नहीं मिलता। इस महामारी ने दुनिया भर में जिस तरह से भय, चिंता, अनिश्चितता और आर्थिक आपदा का माहौल पैदा किया, उसने कुछ ही सप्ताह में अभूतपूर्व वैश्विक संकट खड़ा कर दिया। दुनिया में संपन्न से संपन्न राष्ट्र भी इस आपदा के आगे पंगु दिखाई दिए। विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद इस बीमारी के संक्रमण को रोकना असंभव होता गया। 24 घंटे व्यस्त रहने वाला बाजार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब सुनसान हो गए। एक के बाद एक दुनिया भर के देश लॉकडाउन करने के लिए विवश हो गए। इलाज के लिए ना तो दवा थी, ना ही रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन। दुनिया में हर क्षण बढ़ते मामलों, दुखदायी मौतों और आर्थिक तबाही के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों ने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके दुष्प्रभावों से कोई भी अछूता नहीं रहा। अजीब द्वंद्व था। अगर एक तरफ इस महामारी से बचने के लिए सब कुछ बंद कर देने, सारे काम धंधे रोक देने का विकल्प था, तो इससे उत्पन्न स्थिति भी जीवन को संकट में डालने वाली थी। हमें ज्ञात था कि महामारी के फैलने से न रोका गया तो जीवन नहीं बचेगा, परंतु यह भी सत्य था कि आजीविका के बंद होने पर भी जीवन नहीं बचेगा। हमें आजीविका को भी बचाना था और जीवन को भी। यह बहुत ही एक असामान्य परिस्थिति थी। अध्यक्ष महोदय, भूख से या वबा का मतलब बीमारी होता है, भूख से या वबा से मरना है, यह फैसला आदमी को करना है। यह स्थिति अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से हमारे समक्ष कोरोना वायरस की वजह से हुई। अध्यक्ष महोदय, चुनौती अभूतपूर्व थी, परंतु चुनौती का सामना करने का जज्बा भी अभूतपूर्व था। हम कोरोना का न केवल साहस और सफलता से सामना कर रहे हैं, अपितु इस वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों को भी कम कर पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना महामारी के समय हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने इस महामारी के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की जनता की तत्परता से सेवा की को नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। महामारी के दौरान दुनिया में लाखों जीवन कोरोना की आहुति चढ़े। हिमाचल प्रदेश में भी
कई परिवारों के चिराग इस महामारी के कारण बुझ गए। मैं उन सभी को अपनी और माननीय सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है कि इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भारत का नेतृत्व यशस्वी और दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है। कोरोना काल में उनके सशक्त और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि भारत न केवल इस महामारी से तमाम बाधाओं के बावजूद सफलतापूर्वक लड़ रहा है, बल्कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। हम भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। हमारी यह उपलब्धि वसुधैव कुटुंबकम की समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत एवं वैज्ञानिकों की दक्षता का प्रतीक है। निराशा के लंबे समय के बाद उम्मीद से सूर्य की किरणें दिखाई दे रही है। हमने यह साबित किया है कि कोई भी संकट मानवता की सामूहिक शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, रोक सकता है तू लहरों को, कोशिश करके तो देख। लौटा सकता है तू तूफान को, कोशिश करके तो देख। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि 25 जनवरी 2021 को हमने अपने पूर्ण राजत्व के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे करके 51वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी 2020 को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि नई पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास को जानने और हमारी देवभूमि और वीर भूमि की समृद्ध परंपराओं से अवगत होने का अवसर मिले। नोवल कोरोना वायरस ने इन आयोजनों पर तो रोक लगा दी, परंतु हमने बहुत कुछ नया सीखने और नया करने के अवसर प्रदान किए। हमने निर्णय लिया है कि अब ये आयोजन 2021-22 में किए जाएंगे। प्रदेश सरकार 5 दशक की विकास गाथा को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए भविष्य का दृष्टि पत्र भी तैयार करेगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, हर बाधा से जीत रहे हम, मिलकर सपने सींच रहे हम, पीढ़ी दर पीढ़ी जनमन के तप का हासिल है। ये मेरा हिमाचल है, ये अपना हिमाचल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी का प्रतिकूल प्रभाव रहा। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोरोना के कारण भारी संकुचन देखा गया और पहली तिमाही में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई, परंतु सरकार के निरंतर प्रयासों से वर्ष के अंत तक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तथा यह गिरावट कम होकर केवल -7.7% रह गई। इतना ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में आगामी वर्ष में 11% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। लॉकडाउन और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की सुनियोजित रणनीति के चलते हम आज आर्थिक रिकवरी के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। यह अत्यंत आशाजनक एवं उत्साहवर्धक स्थिति है। इस वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव से उभरकर पॉजिटिव पर आ गई है। वी शेप की इस रिकवरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 27 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत और जरूरतमंद लोगों के लिए खातों में पैसे का सीधा हस्तांतरण जैसे कल्पनाशील, नवाचारी और दूरंदेशी योजनाओं का योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, हिम्मत वाले पल में
बदल देते हैं दुनिया को, हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 2020-21 के दौरान केवल -6.2 यानी कि 6.2% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित गिरावट से 1.5% अंक कम है। 2020-21 में अंतिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,56,522 करोड़ रुपए रहेगा। 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1,83,286 रुपए का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से लगभग 56,318 रुपए अधिक है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से बजट का स्वरूप बदल रहा है। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश बजट में योजना एवं गैर योजना मदों का भेद समाप्त कर दिया गया है। बजट दस्तावेजों में बजटीय प्रावधान केवल राजस्व परिव्ययों एवं पूंजीगत परिव्ययों के आधार पर ही किए जाएंगे। अनुसूचित जाति उपयोजना का नाम बदलकर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम तथा जनजातीय उपयोजना का नाम बदलकर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखा गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल विकासात्मक परिव्ययों की क्रमशः 25.19% एवं 9% परिव्यय करने की व्यवस्था को यथावत रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 के लिए विकासात्मक गतिविधियों के लिए 9,405 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2,369 करोड़ रुपए तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 846 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 93 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। बजट के बदले प्रारूप के दृष्टिगत मैं योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग रखना प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत समय से चली आ रही कुछ योजनाओं का युक्तिकरण किया है। 2021-22 में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सदी के सबसे गंभीर संकट के बावजूद 15वें वित्त आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए समुचित अनुदान की व्यवस्था की गई है। मैं भारत सरकार तथा 15वें वित्त आयोग का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2 किस्तों में 450 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया है। इस ऋण का भुगतान 50 वर्षों के बाद किया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रथम 3 वर्ष में 2,382 करोड़ रुपए की लागत से 639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई हैं। हमारी सरकार ने न केवल डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को तेज किया, बल्कि उन्हें नाबार्ड से स्वीकृत करवा कर उनके कार्यान्वयन को भी गति दी है। मैं माननीय सदस्यों से इन परियोजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार निजी भूमि उपलब्ध करवाने में सहयोग करने की अपील करता हूं। माननीय विधायकों के साथ 8 और 9 फरवरी 2021 को हुई बैठकों के दौरान उनसे प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत मैं 2021-22 के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। विकास में जनसहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ाकर दुगने किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम विकास की दृष्टि से काम करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को की ओर से एक मांग रहती है कि विकास में जनसहयोग इस कार्यक्रम में अगर बजट का प्रावधान बढ़ाया जाए
तो हम भी अपना सहयोग उसमें दे करके जो है विकास को गति देने में भूमिका निभा सकते हैं। उस दृष्टि से हमने विकास में जनसहयोग के लिए जो राशि हम अभी तक उपलब्ध करवाते थे उसको हमने दुगना किया है, ताकि लोगों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड को RIDF के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकता की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपए किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी सभी माननीय सदस्यों की ओर से बार बार आग्रह आता था कि जो नाबार्ड की जो हमारी लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाया जाए, तो इसलिए हमने पिछली बार भी बढ़ाई और अब की बार भी इसको 135 करोड़ रुपए कर दिया। अध्यक्ष महोदय, विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत विकट वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जारी की जाने वाली राशि को अप्रैल 2020 में सस्पेंड कर दिया गया था। तदोपरांत जनहित को देखते हुए इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया तथा 50 लाख रुपए की निधि जारी की गई थी। 2021-22 में इस निधि को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा तथा मैं इसे वर्तमान में 1 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। आप तो कह रहे थे कल, हम साथियों के साथ बैठे थे, रिस्टोर हो जाए तो ही काफी है, लेकिन हमने थोड़ा उसमें इजाफा भी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माननीय विधायक महिला मंडल, अध्यक्ष महोदय ये महत्वपूर्ण है जो मैं अगली बात कह रहा हूं, इसके साथ ही माननीय विधायक महिला मंडलों तथा युवक मंडलों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के लिए भी इस निधि में से अधिकतम 50,000 रुपए तक की अनुशंसा कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार बात आती थी कि महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह जो है वो जो बहुत सक्रिय भूमिका आज की तारीख में निभा रहे हैं विभिन्न कार्यों में, उनके लिए कुछ राशि इस प्रकार से सहयोग के रूप में देनी चाहिए ताकि उनकी गतिशीलता बनी रहे। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के कारण अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मंत्रियों एवं सांसदों द्वारा पहल करते हुए 1 साल के वेतन में 30% राशि की कटौती करने का निर्णय लिया। मैं प्रदेश के सभी माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों तथा विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इस आपदा से निपटने के लिए अपने वेतन तथा मानदेय में से 1 वर्ष के लिए 30% अंशदान प्रदान करने का निर्णय लिया। मैं यह घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2021 से ये वेतन तथा मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे। यानी कि पूरे पैसे मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में, मैं सही तुम गलत के खेल में, न जाने कितने रिश्ते ढह गए। इसलिए कहते रहिए जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम प्रदेश की जनता का समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाने में सफल रहे हैं। इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगामी वर्ष में सरकारी सेवा निष्पादन की अधिकांश प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करके और प्रभावी बनाया जाएगा। आगामी वर्ष में इस दिशा में निम्न कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र शिमला और धर्मशाला की विभिन्न
सेवाओं और एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित एवं प्रबंधित करेगा। अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प के अंतर्गत प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों में चरणबद्ध ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लगभग 60 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। ITI संस्थानों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 65 सेवाओं को बढ़ाकर 80 किया जाएगा तथा इन्हें लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थाएं नियामन आयोग निजी शिक्षा संस्थानों से संबंधित सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के उद्देश्य से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजनाओं को भी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए एक बेनिफिशियरी डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों के चयन में सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, हम पारदर्शी, उत्तरदायी तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प हैं। हमने सत्ता में आने के बाद से बदले की भावना की दलगत राजनीति का चलन समाप्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, शासन में पारदर्शिता तथा सरकारी सेवाओं की तत्काल उपलब्धता के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आगामी वर्ष में शासन को सुदृढ़ करने के लिए निम्न कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में जिला स्तर पर सुशासन हेतु उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की संपत्ति से जुड़ी सूचना में पारदर्शिता लाने के लिए 2021-22 से सभी क्लास 1 एवं क्लास 2 अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा वार्षिक आधार पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने नियमों, अधिनियमों, प्रक्रियाओं आदि में आवश्यक संशोधन करेगा। सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। गृहिणी सुविधा योजना इस कड़ी में हमारी महत्वपूर्ण पहल है, जिसने पूरे प्रदेश की गृहिणियों को बीमारियों, प्रदूषण और रोजमर्रा के अनावश्यक कठिन परिश्रम से मुक्ति दिलाई है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2,92,000 गैस कनेक्शन दिए हैं। आगामी वर्ष में नए पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे तथा मुफ्त रिफिल देने की व्यवस्था को यथावत रखा जाएगा। 2021-22 में इस योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत जब हमने शुरुआत की थी, उस वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था लगभग 1 लाख और 1,25,000 के लगभग कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में देने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन यह आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया। 2,92,000 कनेक्शन अभी तक हम उपलब्ध करा चुके हैं और पूरे देश भर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर एक घर को गैस का चूल्हा देने में हम सफल हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वो मैं कोट करना चाहूंगा। स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असंभव है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। सामाजिक दूरी के महत्व को समझते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग राशन की दुकानों पर IRIS स्कैनिंग से बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन की संभावना पर कार्य करेगा। इससे राशन उपलब्ध कराने में अधिक सुविधा होगी। कोरोना के बावजूद प्रदेश के मेहनतकश किसानों ने अर्थव्यवस्था को बल दिया है। कृषि मनुष्य को संपत्ति और प्रतिभा प्रदान करती है। कृषि प्राणियों के जीवन का आधार है। हमारी सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है
उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति हमारी सम्मान